Welcome to the fifth video of NCERT Geography series for class 7th. क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 5th है वाटर। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था एयर। स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अर्थ सरफेस पे 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस है। ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ जो है वाटर से ही कवर्ड है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। 97% जो वाटर है हमारी अर्थ सरफेस का वो ओशियन है। ओशियन मीन्स कि अब वो सलाइन वाटर है, तो दैट इज नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। आइस 0.2% आइस है। ग्राउंड वाटर जो हमारे लिए वेरी यूजफुल है 0.68% है ओनली। फ्रेश वाटर लेक 0.09%। सी एंड सॉल्ट लेक 0.09%। एटमॉस्फेयर में इन मॉइस्चर के फॉर्म में जो एयर है वो 0.0019%। ठीक है। रिवर फ्रेश वाटर कितना है 0.001%। देख रहे हैं कितना कम है। तो फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। 97% तो ओशियन वाटर ही है जो कि सेलाइन होता है। ठीक है। सेलाइनिटी क्या होती है? सेलाइनिटी होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं उसमें से जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेलाइनिटी। ठीक है। सेलाइनिटी ऑफ ओशियन जो है वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। ठीक है। डेड सी जो है सबसे, डेड सी का जो सेलाइनिटी है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट है। इजराइल में ये सी है। इसकी सेलाइनिटी कितनी है 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 35 नॉर्मली होती है, उसका 10 गुना ऑलमोस्ट किसकी है, डेड सी की। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें आप फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, मतलब जिसमें आप डूब नहीं सकते। इसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी है ड्यू टू सॉल्ट। ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इसी थीम पे है कि वाटर कंजर्व करना चाहिए, हमारे पास फ्रेश वाटर कम है, दैट्स वाई दिस डे इज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड वाटर डे। वाटर के अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं और अलग अलग फॉर्म्स में उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उसको रीड करते हैं। सबसे पहले ओशियन। ओशियन ही सबसे बड़ा फॉर्म है वाटर का। ओशियन में वेव्स होती हैं, वेव्स बनती हैं। कैसे बनती हैं वेव्स? ये वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस। जो विंड होती है वो जब ओशियन सरफेस के ऊपर फ्लो करती है तो क्या होती है, वेव क्रिएट होती है। ठीक है। ये नॉर्मल वेव की डेफिनेशन है। ठीक है। जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ऊंची वेव, उतनी बड़ी वेव क्रिएट होगी। ठीक है। अब स्टॉर्म में विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, विंड ब्लो विथ हाई स्पीड, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी बड़ी वेव बनेगी। तो वेव भी कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी वेव होगी। और जो बहुत हाइट पे जब वेव जाके बनती है बहुत बड़ी, तो उस वेव को बोलते हैं ह्यूज टाइडल वेव। और उस वेव से जो डिजास्टर आता है उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है। जब इतनी बड़ी वेव बनेगी एक लेवल से ज़्यादा, और जब 15 से 150 मीटर की हाइट तक की वेव बनेगी, तो वो वेव जब नीचे को गिरेगी तो उसके नीचे उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब बह जाएंगी। तो क्या आता है, डिजास्टर। उस डिजास्टर को क्या बोलते हैं, सुनामी। ठीक है। और इस स्टॉर्म में, इस सुनामी में जो विंड की स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर होती है। कैन यू इमेजिन, 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। इसके बाद आती है टाइड्स। वो वेव्स थी, ये है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ, जैसे वेव आती है, वेव जैसे वेव क्रिएट हो सकती है रिवर्स में भी। ठीक है। ओशन में तो क्रिएट होती है, सी में कहीं भी। लेकिन जो टाइड है ये टाइड, कोई भी वेव टाइड तब कहलाती है जब ऐसे एक ही फ्लो में, जैसे ओशियन में क्या होता है कि ऐसे वेव उठती है फिर वेव गिरती है, फिर वेव उठती है फिर वेव गिरती है। तो जो एक रिदमिक फ्लो होता है राइज एंड फॉल का, वो होता है टाइड। ठीक है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides। अच्छा, रिदम्स नॉर्मली जो वेव फ्लो होती है, वेव तो कहीं भी क्रिएट हो सकती है, किसी भी वाटर बॉडी में वेव क्रिएट हो सकती है, लेकिन टाइड्स स्पेशली तब कहलाती है जब वही वेव एक रिदम में ऊपर उठे। जैसे आप लोग समंदर किनारे, ओशन किनारे आप लोग देखते होंगे कि ऐसे वेव्स उठती हैं फिर वेव्स गिरती हैं, ऐसे ऐसे उठती गिरती रहती हैं, एक फ्लो है उनका, तो वो टाइड्स हैं। ठीक है। वो ओशियंस में आते हैं। ठीक है। रीज़न क्या है इसका, हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट होता है सन और मून के द्वारा। सन और मून, मून हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। सन के पास, सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है और हमारी अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। तो दोनों का इन्फ्लुएंस हमारी अर्थ पे रहता है।
सन भी पूरे इन द होल यूनिवर्स एवरी प्लैनेट एवरीथिंग एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए जो कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, मतलब हर बॉडी के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो जो सन है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ पे, सन अर्थ से बहुत बड़ा है तो सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा होगा। मून अर्थ के बहुत पास है, इसलिए जो मून के ग्रेविटेशनल पुल होगा उसका भी एक्सपीरियंस हमारी अर्थ करेगी। तो जब अर्थ अपनी तरफ, जब ऐसे कोई फोर्स अर्थ की सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा है जो अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस अर्थ पे जो लिक्विड चीज़ें होंगी वो भी खींचेंगी ना, तो वही जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस आता है उसी से जो लिक्विड पोर्शन है, जो ओशियानिक वेब है, वो उठ जाती है और फिर नीचे गिरती है। और ये इन्फ्लुएंस जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, जैसे जैसे मून रिवॉल्व करता है, उसी अकॉर्डिंग ये वेब ऐसे बनती है, गिरती है, बनती गिरती है। तो दैट्स फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून, तो टाइड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये टाइड्स हर एक साइज के होते हैं, कभी बहुत हाईएस्ट टाइड बनता है, हाई टाइड बनता है, कभी लो टाइड बनता है। तो जब फुल मून होता है, फुल मून कब होगा? फुल मून मतलब कि जब पूरा मून हमें दिखाई देता है, सन मून अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। या तो मून सन और अर्थ के बीच में होता है, या तो अर्थ सन और मून के बीच में होती है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये क्या होता है? फुल मून। इस दोनों कंडीशन में अर्थ पे पूरा चांद दिखाई देता है और इस दौरान स्प्रिंग टाइड्स बनते हैं, हाईएस्ट टाइड। अब ये जब सीधे डायरेक्टली पुल करेगा तो अब इसका ग्रेविटेशनल पुल और इसका ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये जो फोर्स अपनी तरफ से खींच रहा है, ऊपर से ये भी खींच रहा है, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो वेव बनेगी वो और ऊंची बनेगी, तो जो टाइड्स बनेंगे वो और हाई टाइड्स बनेंगे। तो स्प्रिंग टाइड्स बनते हैं ड्यूरिंग फुल मून हाईएस्ट टाइड, ठीक है। व्हेन मून इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून सन और अर्थ के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो ये ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा, इसका जो अगर ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो अर्थ पे इन्फ्लुएंस होगा किसी इस डायरेक्शन में होगा और वो इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा अब वो इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अर्थ फील करती है वो कम करती है इन कंपैरिजन ऑफ फुल मून। तो इस कंडीशन में जो अर्थ पे टाइड्स बनती हैं, जो वेव्स उठती हैं, छोटी वेव्स उठती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो बनती है वो नीप टाइड बनती है। नीप टाइड्स मीन्स लो टाइड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वेव्स हो गई। करेंट्स क्या होती हैं? डोंट कंफ्यूज विद वेव्स एंड करंट्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। करेंट्स क्या होती हैं? ओशियन currents are streams of water flowing constantly on ocean surfaces in definite directions। जो अर्थ की बैंक में ऐसे बहुत ऊंची से वेव उठती हैं, गिरती हैं, तो टाइड्स होती हैं, लेकिन पूरे पूरे ओशियन में जो एक स्ट्रीम ऐसे डायरेक्शन में फ्लो ही करती रहती है, फ्लो ही करती रहती है, एक पूरी पूरी स्ट्रीम, पूरी पूरी एक धारा बड़ी सी वाटर की, और एक डायरेक्शन में जब फ्लो करती रहती है वो होती है ओशियन करेंट्स, ठीक है। दो तरह की ओशन करंट्स होती हैं, वार्म ओशियन करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स। ये पूरे पूरे ओशियन में फ्लो करती हैं, ठीक है। ओरिजिनेट नियर इक्वेटर। अब जैसे वार्म करंट है तो मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ओशियन में वाटर का, तो ये कहाँ होगा? इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इक्वेटर पे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 वाले प्लेलिस्ट में, टॉर्रिड जोन होता है, ठीक है, टॉर्रिड जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो नियर इक्वेटर ही जो होती हैं वो वार्म ओशन करंट्स होती है। यहाँ जो ओशियंस होंगे वो वार्म ओशन करंट्स क्रिएट होंगी वहाँ पे, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट्स कहाँ क्रिएट होंगी? जो हाई एल्टीट्यूड पे होगा, पोल्स पे, पोल से फ्रिजिड जोन होता है, फ्रिजिड जोन में जो भी ओशियंस होंगे वहाँ पे जो करंट क्रिएट होगी उस ओशियन में वो कोल्ड करंट्स होगी। तो सिंपल है, वार्म करंट्स इक्वेटर के नज़दीक, कोल्ड करंट पोल के नज़दीक, ठीक है। लेब्राडोर एक एग्जांपल है कोल्ड वाटर करंट का। तो जाहिर सी बात है लेब्राडोर कोल्ड वाटर करंट का है तो एक ऐसे ओशियन में होगा जो पोल्स के आसपास होगा। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो वहाँ पे क्या होती है? वार्म वाटर करंट्स होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पोर्शन होगा ये टॉरिड जोन का पोर्शन होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल एग्जाम में आता है कि लेब्राडोर जो वेव्स है वो कहाँ कौन से एरिया में या कौन से जोन में फ्लो होती हैं, तो कोल्ड वाटर अगर आपको पता है तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि वो फ्रिजिड जोन या टेम्परेट जोन के ऊपर ही फ्लो करेंगे, ठीक है, आर्कटिक ओशियन के ऊपर ही। कॉमन सेंस। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पीछे कवर नहीं हुए होंगे, बस वही। ऑलरेडी चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसके बाद का चैप्टर बड़ा है, तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कम क्लियर था। प्रेसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जब वाटर
कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा था कैसे रेनफॉल होती है, 3 तरह की रेनफॉल होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे वाटर क्लाउड बनता है, ठीक है, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। उसमें एक टर्म छूट गया था, प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी काफ़ी ईजी टर्म है, लेकिन तब भी जिसको अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया था। जब वाटर क्लाउड के फॉर्म में जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है, कभी कभी क्या होता है कि वाटर कभी कभी आइस के फॉर्म में भी गिर जाता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर गिर रहा है नीचे, अर्थ सरफेस पे आ रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इनफैक्ट जो वाटर रेनफॉल की मेजरमेंट भी होती है उसको भी प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशियन वेव्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओशियन वेव्स को अफेक्ट करते हैं। ओशियन वेव से क्या बनता है, ओशियन वेव से बनती हैं टाइड्स अभी हम लोगों ने बड़ा ग्रेविटेशनल पुल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल से वो क्रिएट होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ मून एंड ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ सन, इससे ओशियानिक वेव्स अफेक्ट होती हैं। और एक चीज़ से और अफेक्ट होती हैं, किससे अफेक्ट होती हैं, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। 3 चीज हो गए, कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड विंड फ्लो, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड। चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको सीरीज को फॉलो करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।